तो बच्चों पाठशाला में ही मुहावरे और लोकोक्तियाँ हम पढ़ रहे थे। मुहावरों में आगे पढ़ेंगे और मुहावरे। देखिए जैसे सिर खाना। अब देखिए बच्चे सोच रहे होंगे सिर खाना क्या होता है, सिर कैसे खा लेते हैं किसी का। पर यहाँ पर ये सिर्फ एक मुहावरा है जो कि एक अपना विशिष्ट अर्थ दे रहा है। सिर खाने का अर्थ है परेशान करना। जैसे मम्मी बहुत बार कहती है ना कि आपसे कह दिया ना कि आज आपका काम नहीं हो पाएगा, या ये चीज़ आपको आज नहीं मिलेगी, ज़्यादा मेरा सिर ना खाओ, डांटती है ना मम्मी कभी के ऐसे। तो यही सिर खाना यानी परेशान करना, परेशान करना। आपसे कह दिया ना आज आपका काम नहीं हो पाएगा। आज आपका काम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मेरा सिर मत खाओ। आपसे कह दिया ना कि आपका काम नहीं हो पाएगा या नहीं हो सकता, आप मेरा सिर न खाएं। अब ऐसे ही और भी मुहावरे हैं, जैसे उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना यानी काम निकालना, अपना काम निकालना। उल्लू सीधे करने का अर्थ होता है काम निकालना, अपना काम सिद्ध करना। तो सुरेश तो हमेशा ही अपना उल्लू सीधा करने में ही लगा रहता, उसे किसी की चिंता नहीं रहती। तो अपना बस कार्य हो जाए पूरा, और चाहे कुछ भी हो। फिर दूसरा है अपना काम सिद्ध करना, काम निकालना या अपना काम सिद्ध करना। सिद्ध करना। दूसरा है फूला ना समाना। फूला ना समाना, फूला ना समाना बहुत खुश होना। अब फूला ना समाना बहुत खुश होना का, अब जैसे मान लो आपको कोई चीज़ मिल जाती है जो आपने बहुत दिनों से मांग रहे हो, आप अपने पिताजी से या माता से, मम्मी से, पापा से बहुत दिनों से आप मांग रहे हो, और आपको वो चीज़ आज मिल जाए तो आप खुशी से फूले नहीं समाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। उसी को कहते हैं फूला ना समाना। काम तमाम करना, काम तमाम करना। काम तमाम करना यानी खत्म कर देना, किसी को खत्म कर देना या मार देना, खत्म कर देना या मार देना। अब देखिए जैसे चोर ने तो मकान मालिक का काम ही तमाम कर दिया, सामान तो वो कुछ ले जा नहीं पाया, पर उसने मकान मालिक का काम तमाम कर दिया। अब डर के मारे वो क्या करता, कुछ कर ही नहीं पाया, और उसने मकान मालिक का काम तमाम कर दिया, उन्हें मार दिया। फिर ईद का चांद होना। ईद का चांद होना। अब देखिए ईद का चांद होना क्या होता है, जो बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना, बहुत दिनों बाद
दिखाई पड़ना, दिखाई पड़ना। ईद का चांद होना। अब जैसे ईद पे चांद निकलता है, वो बहुत दिनों बाद जब ईद आती तभी निकलता है। जैसे कोई दोस्त आपको नहीं मिला हो तो भाई क्या है, बहुत दिन हो गए, आजकल क्या है, ईद के चांद हो गए हो तुम, तो मिलते ही नहीं हो कभी, तो बहुत दिनों बाद जो तो दिखाई पड़े, उसको मुहावरा हम कह सकते हैं कि ईद का चांद होना। पेट में चूहे कूदना, ये तो सभी जानते होंगे। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना, बहुत जोर की भूख लगना। अब बच्चों को तो ये परेशानी होती है ना, कहीं जा रहे हैं और मम्मी मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो, या कहीं पर गाड़ी रोक के मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने को ले लो। ऐसे ही बच्चों ये मुहावरे होते हैं और ऐसे ही लोकोक्तियाँ होती हैं। अब देखिए, जैसे कि ये मुहावरे आपने पढ़े, अब इनको एक बार आप लिख के इनकी प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, जिससे आपको समझ में आ जाए, और उनके वाक्य प्रयोग भी करके देखें, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। वाक्य प्रयोग करके देखेंगे तभी आपको समझ में आएंगे। अब हम ऐसे, जैसे हमने मुहावरे पढ़े वैसे ही हम लोकोक्ति पढ़ेंगे। लोकोक्ति, लोकोक्तियाँ। अब देखिए लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, लोक प्लस उक्तियाँ या उक्ति, इसी को लोकोक्ति कहते हैं या लोकोक्तियाँ। लोक माने लोगों के द्वारा, उक्तियाँ कही हुई बात, लोगों द्वारा जो कही हुई बात होती है वही लोकोक्ति का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे समाज में जो कहावतें प्रचलित होती हैं तो लोकोक्तियाँ या कहावत कही जाती है। अब इन्हें ही लोकोक्ति कहते हैं कि जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, भाई जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता उसको काला अक्षर भैंस के बराबर ही लगता है। अब भैंस बड़ी क्या, जैसे कोई कहावत कह देते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, छोटा बड़ा आता ही नहीं है, अब मैंने आपके लिए कुछ भी वर्ड लिख दिया, कुछ भी शब्द लिख दिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उनको जैसी काली भैंस है वैसे ही अक्षर, दोनों एक समान ही लगेंगे। और अब फिर पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आपने काम तो कर लिया और पहले सोचा ही नहीं उसके बारे में, फिर बाद में सोचने से भी क्या, जैसे मान लो तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं करी और एक उम्र बीत गई, अब आपको एहसास तो होता है ना कि हम भी पढ़े लिखे होते तो हम भी पढ़ पाते, किताबें पढ़ लेते, ये कर लेते। फिर भी अगर समझदार हैं तो वो उसी समय से पढ़ लेते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप छोटा बड़ा जान जाओ पूरा तो आपको तो लिखना आ जाएगा। छोटा बड़ा से छोटा से ज्ञा तक ज्ञानी जान जाओ और मात्राएं जान जाओ तो आप तो लिख पढ़ लोगे ना, अपना नाम तो लिख ही सकते हैं। और ऐसे धीरे धीरे आप पढ़ना भी सीख सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय निकल जाता है तो पछताने से कोई भी फायदा नहीं होता है। अब खेत और खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये कहावतें कही जाती हैं जो कि लोकोक्तियाँ बन जाती हैं। लोगों द्वारा कही हुई बातों को ही लोकोक्ति कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, लोक प्लस उक्ति, लोगों द्वारा कही हुई कहावत। समाज में कही बातें, कहावतें, बातें या कहावत, इन्हीं को लोकोक्तियाँ कहते हैं। अब देखिए लोकोक्तियाँ जो होती हैं वाक्य का अंश नहीं होती हैं, पूरा ही ये पूर्ण वाक्य होती हैं। जैसे
कि अपस्ताय होत का जब चिड़िया चुन गई खेत, ये पूरा वाक्यांश नहीं है, पूरा वाक्य ही है। अरे ऐसे ही ये शाब्दिक और विशिष्ट दोनों अर्थ देती हैं। जो लोकोक्तियाँ हैं वो शाब्दिक अर्थ तो देती हैं, अपना एक विशिष्ट अर्थ भी रखती हैं। ऐसे ही ये लोकोक्तियाँ ज्यों की त्यों जैसी हैं वैसे ही रूप में ये प्रयोग में आती हैं। और मुहावरों की तरह जब ये इनको प्रयोग किया जाता है तो इनमें लिंग, कारक या वचन के कारण कोई भी क्रिया में परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए, ये कथन की पुष्टि के लिए अपनी बात को कोई कह रहा है तो उसको समय समय पर उपदेश आदि के लिए भी इन कहावतों का प्रयोग किया जाता है। अब मान लो कि कोई काम आपको आता ही नहीं है और आप कह रहे हो कि मुझे ये कार्य करना ही है, तो क्या कहेंगे कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। कि आपको खुद ही कार्य नहीं आता और आप कह रहे हो कि ये यहाँ पर जगह ही सही नहीं है या जगह समर्थ नहीं है। तो देखिए, कुछ लोकोक्तियाँ यहाँ पर दी हुई हैं कि तो उनके पहले हम अर्थ पढ़ेंगे और फिर वाक्य प्रयोग देखेंगे। तो देखिए, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। कि जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, जैसे संगति यानी साथ, जिसके साथ रहते हैं हम वैसा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे देखा होगा आपने, जैसा आपका दोस्त होगा वैसे ही थोड़ा सा व्यक्तित्व आपका भी हो जाता है। आप भी थोड़ा वैसे अगर आपका दोस्त बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उसका लेख है, आपको मालूम है उसको तो बहुत गुड मिलता है, वेरी गुड मिलता है, तो आपको भी मालूम है कि मुझे भी अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी है, अपनी जो लेखन शक्ति है वो थोड़ी सी अच्छी करनी है, जिससे मुझे भी गुड मिले, वेरी गुड मिले। तो प्रभावित होते हैं कि नहीं दोस्तों? तो खरबूजे को देखकर ही यही लोकोक्ति कही गई है कि जो साथ में होते हैं उनका असर अपने ऊपर जरूर आता है। तो पहला है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। यानी इसका अर्थ है संगति का असर। ये अर्थ है इसका और ये लोकोक्ति। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी संगति का असर होता है। संगति का असर अवश्य होता कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं कि साधुओं के साथ बैठकर विपिन का स्वभाव भी साधुओं को जैसा ही हो गया है, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अब इनका वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। वाक्य प्रयोग, विपिन साधुओं के साथ विपिन साधुओं के साथ रहकर विपिन भी वैसा ही आचरण करता है। आचरण करता है। या साधुओं के साथ बैठकर
विपिन का स्वभाव भी साधुओं का जैसा हो गया है, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बदलता है। तो ऐसे वाक्यों में भी आप प्रयोग कर सकते हो। अब अगली लोकोक्ति है कि कोयले की दलाली में हाथ काले। कोयले की दलाली में हाथ काले कि थोड़ा सा भी बुरा काम करने पर कलंक लग ही जाता है। अब आपको मालूम है कोयला का रंग काला होता है, तो जो कोयले में हाथ डालेगा तो हाथ तो उसके काले होंगे ही ना। तो कहने का मतलब है कि अगर बुरे लोगों के साथ हम रहेंगे तो असर तो आएगा ही, बुरा काम हम भी सीखेंगे। तो थोड़ा भी बुरा काम करने पर कलंक लगता ही है। दूसरा है कोयले की दलाली में हाथ काले। कोयले की दलाली में हाथ काले, थोड़ा भी बुरा काम करने पर कलंक लगता ही है। कलंक लगता ही है। अब देखिए, जैसे कि पिता ने नौकरी पर जाते समय बेटे को समझाया कि बेटा कभी बुरा काम मत करना, ना किसी की बुरे कार्य में मदद करना, क्योंकि कोयले की दलाली में हाथ अवश्य काले होते हैं। ऐसे आप भी इनको देखकर वाक्य अपनी तरफ से भी बना सकते हो। ऐसे ही अगला है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अब पहाड़ तो पूरा खोद दिया और क्या हाथ आया? चुहिया। यानी मेहनत तो बहुत करी और बिल्कुल लाभ कुछ भी नहीं हुआ उससे। कि अत्यधिक मेहनत करने पर भी अत्यल्प लाभ होना। अत्यल्प यानी बहुत ही कम लाभ होना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अधिक मेहनत करने पर भी अधिक मेहनत करने पर भी अत्यल्प लाभ होना। अधिक मेहनत करने पर भी अत्यल्प लाभ होना यानी कि पुराने किले की खुदाई करने में लाखों रुपए बर्बाद हो गए, उसमें मिले केवल एक तलवार के अवशेष। खाली एक तलवार के अवशेष ही मिले। ये तो वही बात हुई कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। मतलब मेहनत तो इतनी पड़ गई और लाभ उससे कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। मूसल से क्या डरना, ये लोकोक्ति है। अब ओखली में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। ओखली जिसमें आप देखते हैं घरों में आपके ओखली है, अदरक कूटने के काम आती है, या कोई भी प्याज लहसुन भी कूट सकते हैं उसमें। तो कार
जब काम कोई आरंभ करते हैं तो कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए हमें। काम आरंभ करने पर उसकी कठिनाइयों से हमें नहीं डरना चाहिए। कि मतलब जब हमने ओखली में सिर काम आरंभ कर ही दिया है तो मूसलों से क्या डरना, कठिनाइयों से क्यों डरना। कार्य आरंभ करने पर कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग क्या है कि चिकित्सकों ने हड़ताल तो कर दी किंतु अब वेतन न मिलने से बड़ी परेशानी हो रही है। उनके नेता अब उनमें उत्साह का संचार करते हुए कह रहे हैं कि भाइयों कि जब उस ओखली में सिर दे दिया है तो मूसल से क्या डरना। अब चिकित्सक यानी डॉक्टरों ने हड़ताल तो कर दी, अब उनको वेतन न मिलने से, तनख्वाह जब मिल ही नहीं रही है तो कितनी परेशानी हो रही है। भाई तनख्वाह मिलेगी तभी तो गृहस्थी चलेगी उनकी। और उनके नेता जो भी बड़े डॉक्टर हैं जिन्होंने हड़ताल के लिए उन्हें बाध्य किया, उत्साहित किया, अब वो कह रहे हैं कि जब ओखली में सिर दे दिया तो मूसलों से क्या डरना। कि भाई जब हमने कार्य आरंभ कर दिया तो हमें कठिनाइयों से नहीं डरना है। ऐसे ही अगली लोकोक्ति है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती। अब देखिए कभी भी एक तरफ से शुरुआत नहीं होती। अब कोई भी विवाद हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, उसके लिए कोई एक पक्ष उत्तरदायी नहीं होता। भाई कोई एक तरफ से लड़ाई शुरू नहीं करता जब तक दूसरी तरफ से भी ना हो। तो विवाद के लिए एक पक्ष उत्तरदायी नहीं होता। विवाद के लिए एक पक्ष उत्तरदायी नहीं होता। ठीक है, एक हाथ से ताली नहीं बजती कि विवाद के लिए एक पक्ष उत्तरदायी नहीं होता, कभी एक तरफ से काम शुरू नहीं होता। अब एक और एक 11 होते हैं। एक और एक 11 होते हैं। अब बच्चे तो कहेंगे एक और एक 2 होते हैं, पर एक और एक 11 इसलिए कहा है क्योंकि एकता में बल होता है। एकता में ही बल होता है। अब इसलिए कहा गया है कि भैया आप एक लकड़ी को अगर तोड़ते हो तो वो आसानी से टूट जाती है, और अगर 5-6 लकड़ियां आप इकट्ठा करके उनको तोड़ने का प्रयास करते हो तो वो नहीं टूटती। एक साथ अगर हो जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक और एक 11 होते हैं, इसलिए ये कहावत कही गई है, लोकोक्ति कही गई है। अब ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा। अब जो खाने का पदार्थ है, अगर ऊंट को एक जीरा दे दिया जाए तो क्या उसके लिए सफिशिएंट होगा, उसके लिए सही होगा, उपयुक्त होगा? तो खाद्य पदार्थ जो होता है, खाने की चीज़ कोई भी हो, आवश्यकता से बहुत कम होना। मान लो आपको भूख लग रही है और आपको एक पकौड़ी मिल गई खाने के लिए, तो एक पकौड़े से पेट भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा ना। तो वही कहावत है,
ऊँट, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा कि मेरा तो पेट ही नहीं भरा, अब आवश्यकता तो मुझे कम से कम 6-7 पकौड़ी तो खाते तब पेट भरता या तब थोड़ी संतुष्टि होती, और ये तो ऊँट के मुंह में जीरा ही है। तो खाद्य पदार्थ यानी खाने की कोई भी वस्तु, खाद्य पदार्थ का आवश्यकता से कम होना, अब आवश्यकता से जब कम होगा तो वो ऊँट के मुंह में जीरा ही कहलाएगा। अब एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज यानी एक प्रयत्न से दो कार्य सिद्ध हो जाए। भाई अब ऊँट के मुंह में जीरा कह सकते हैं कि शर्मा जी 4 सेर खाते हैं, उनके लिए 2 रोटियां तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान ही है। ऐसे ही एक पंथ तो काज, एक प्रयत्न से 2 काम सिद्ध होना, एक प्रयत्न से 2 काम सिद्ध होना, है ना। अब एक पंथ से 2 काम सिद्ध होना कि मैं पहले बैंक जाऊंगा और लौटते समय बाजार भी होता आऊंगा, इस प्रकार एक पंथ 2 काज। कहने का मतलब है कि बाजार का काम भी निपट जाएगा और बैंक का भी काम हो जाएगा, क्योंकि बैंक तो मुझे जाना ही है, बैंक का काम है, पर बैंक से आते समय बाजार भी चला जाऊंगा तो एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। ऐसे ही एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, एक मछली जो है वो सारे तालाब को गंदा करती है। कहने का अर्थ है कि एक बुरा व्यक्ति सारे कुल समाज को कलंकित कर देता है। अब एक मछली अगर तालाब में रह रही है तो वो पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। उसी प्रकार यदि एक बुरा व्यक्ति सारे कुल में समाज में रहता है तो वो समाज को भी कलंकित कर देता है। एक बुरा व्यक्ति कुल या समाज को कलंकित कर देता है। ठीक, तो ऐसे ही एक अनार 100 बीमार। अब एक अनार 100 बीमार, अब 100 लोग बीमार हैं और एक ही अनार है। इसका क्या अर्थ है कि थोड़ी वस्तु कितनी है, थोड़ी, और मांगने वाले अधिक हैं। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, 100 बीमार, वस्तु थोड़ी और मांगने वाले अधिक। मांगने वाले अधिक। अगर एक ही वस्तु है और मांगने वाले अधिक है तो यही कहावत होगी कि एक अनार 100 बीमार।
ऐसे ही आगे और भी लोकोक्तियों को करेंगे। कहने में इनको बहुत अच्छा लगता है और कई बार ये प्रयोग में भी आती हैं। घर में भी हमारे माता पिता, कभी दादी बाबा इनको प्रयोग भी करते हैं और आपकी टीचर भी आपके ऊपर ये कभी कभी प्रयोग करती है ना इनका। अब देखिए, जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना। ये लोकोक्ति है एक कि अंधे के हाथ बटेर लगना, अचानक जो है मनचाही वस्तु मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना कि अचानक से मनचाही वस्तु मिल जाना। अचानक मनचाही वस्तु मिलना। अब देखिए, जैसे कि कविता की अपाहिज बेटी से कौन विवाह करता, किंतु किस्मत की बात है कि एक भले पढ़े लिखे युवक ने उससे विवाह कर लिया। अंधे के हाथ बटेर लगना इसी को कहते हैं कि अचानक मनचाही वस्तु मिल जाना। अब ऐसे आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अब आए तो हरिभजन के लिए थे, पर ओटन लगे कपास कि उच्च लक्ष्य को लेकर, बड़े लक्ष्य को लेकर आए थे, परंतु किसी साधारण कार्य में लग गए। तो आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, इसी को कहते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। कि किसी उच्च लक्ष्य को लेकर आना। अब हम इसका अर्थ बच्चों अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।